हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टीसीएस के द्वारा जितना भी जीके और जीएस पूछा गया है, मतलब जनरल नॉलेज प्लस में जनरल साइंस पूछा गया है, उसमें से भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम सीरीज लेकर आपके लिए आए हैं। तो इस सीरीज का आज तीसरा पार्ट है। हम इससे पहले आपको 2 करा दी है, अगर नहीं देखे तो आप देख लीजिए। आपको पता है आपके DFCCIL के एग्जाम में 12 नंबर का जनरल नॉलेज आना है और 24 नंबर का जनरल साइंस आना है, जिसमें आपको अधिक से अधिक मार्क्स लाने के लिए इस सीरीज को जरूर आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन कलेक्ट है ये सब 2020 और 21 में टीसीएस के द्वारा पूछा गया है और आपका भी एग्जाम टीसीएस कंपनी के द्वारा ही होना है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा अधिक से अधिक मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा देश यानी कि विकास सूचकांक में, मानव विकास सूचकांक में पहले नंबर पे है। कब? तो 2020 में। देखिए क्वेश्चन जब पूछा गया था तो इसमें 2019 पूछा गया था, लेकिन हम आपके लिए यहाँ पे 2020 लेकर के आए हैं, क्योंकि अब 2019 नहीं पूछा जाएगा। तो देखिए 2020 में जो फर्स्ट स्थान पे कौन है, तो नॉर्वे है। और इंडिया कितने स्थान पे है, तो 131 स्थान पे कौन है, तो इंडिया है। इसमें कुछ और बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए वो ये है कि जो मानव विकास सूचकांक को जो मतलब कैलकुलेट किया जाता है वो किस बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, तो जीवन पर यानी कि प्रत्यास्था, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। जीवन प्रत्यास्था का मतलब क्या है कि आपका जो उस देश का जो लोगों का लिविंग स्टाइल है वो कैसा है। शिक्षा मतलब वहाँ पे एजुकेशन कितना % है, कितने लोग एजुकेटेड है। प्रति व्यक्ति आय मतलब वहाँ के लोगों के पास इनकम कितना है प्रति व्यक्ति। तो इन सबों के आधार पर इन चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। तो उसमें फर्स्ट स्थान पर कौन है, नॉर्वे। और अपना इंडिया जो है 131वें स्थान पे है 2020 में। समझ गए। ये किस संस्था के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, तो UNDP के द्वारा कैलकुलेट किया जाता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है। समझ गया बात, पहला नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था। देखिए कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, यहाँ पे आप लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं, तो कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1906 में इस चीज़ों को व्यक्त किया गया था। और किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा व्यक्त किया गया था। और उन्हीं के द्वारा बोला गया था क्या कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका मेन जो लक्ष्य है वो क्या है, तो यही है मतलब स्वराज शब्द। समझ गए ना बात, कि स्वराज उनका मेन लक्ष्य है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। और 1906 में कोलकाता अधिवेशन में और दादा भाई नौरोजी के द्वारा इन चीज़ों को प्रस्तुत किया गया था। इतना बातों को आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए तीसरा नंबर क्या है। तीसरा नंबर क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मतलब कब हुआ था और किसके द्वारा हुआ था, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो देखिए कभी कभी तो आपको ये दे देगा कि डायरेक्ट यहाँ पे दे देगा AO हुम दे देगा, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और कभी कभी दे देगा एलन ऑक्टेवियन हुम दे देगा। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो 28 दिसंबर 1985 को इसका स्थापना हुआ था। समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप एकदम इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये कई बार रिपीट हो चुका है और फिर से भी आ सकता है। देखिए सेल जो है ना, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके न्यू चेयरमैन अभी कौन है, ये कब बने हैं, तो 1 जनवरी 2021 को बने हैं। इसीलिए ये करंट अफेयर के भी पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। और दूसरा क्या है, ये PSU है और यहाँ के लिए बनी है। और आप भी जो एग्जाम दे रहे हो PSU है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसके जो अभी चेयरमैन है कौन है, तो सोमा मंडल है। पहली महिला कोई चेयरमैन बनी है सेल के, तो ये कौन है, सोमा मंडल। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन है 5 नंबर, एक क्या है क्वेश्चन 5 नंबर, कह रहा है रॉबर्ट हुक ने किस चीज़ का खोज किया था। तो रॉबर्ट हुक ने यानी कि कोशिका सेल के खोज किया था। और कब किया था ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 1665 में। ये भी एग्जाम में पूछा गया कि कब किया था, तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने किस चीज़ का खोज किया था, तो कोशिका का खोज किया था। चलिए आगे देखिए। आगे आपका क्वेश्चन है 6 नंबर, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है जापान में नए शाही युग का नाम बताइए। जो नए शाही युग जो जापान में शुरू हुआ है ना, उसका नाम आपको बताना है। और ये कब शुरू हुआ, तो 1 मई 2019 को शुरू हुआ है। तो इसका नाम क्या है, रीवा। जो नए जापान में जो नया शाही युग स्टार्ट हुआ है उसका नाम है रीवा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जापान के शाही परिवार में एक नए युग की शुरुआत हुआ है, तो उसका नाम क्या है, तो रीवा उसका नाम है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि यहाँ अकिहितो के राजगद्दी छोड़ने के बाद उनके बेटा जो है ना नारुहितो गद्दी संभाले। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नारुहितो जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि अभी जो जापान के गद्दी पर कौन बैठे हैं, तो नारुहितो बैठे हैं। और उस मतलब उसका शाही युग का नाम क्या है, तो रीवा नाम है। तो ये दोनों बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि जापान के साथ अपना रिलेशन इंडिया का अच्छा रहता है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत का सर्वोच्च यानी कि
पर्वत शिखर कौन सा है, मतलब हाईएस्ट माउंटेन कौन है। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में झोल है थोड़ा सा। देखिए आपको अगर सबसे पहली बात, अगर मतलब ये K2 रहेगा ना तो K2 में आपको टिक लगाना है, क्योंकि देखिए K2 भी जो है ये एक्चुअली ऑफ मतलब इंडिया का पार्ट ही माना जाता है। अभी है पीओके में अलग की बात है, लेकिन इंडिया का पार्ट ही माना जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर दिया गया था, तो मतलब कुछ लोगों को कहना है कि कंचनजंगा होना चाहिए, क्योंकि कंचनजंगा भी ऑप्शन में था, इसीलिए ये चीज़ों कन्फ्यूज हो रहा है यहाँ पे। लेकिन ये कहाँ है, तो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ना कि आपको अगर ऑप्शन में ये रहे और भारत का पूछे ना तो ये आपको लगाना, क्योंकि देखिए अगर ये दोनों रहेगा तो ये भी तो ऐसे कंचनजंगा भी है, ये भी तो नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे है, तो ये भी अगर पीओके में है तो यही कंसीडर, यही बहुत जगह, तो देखिए बहुत जगह ये कंसीडर किया रहा है, बहुत जगह ये कंसीडर किया जा रहा है। मैं मैक्सिमम जगह जो देखा हूँ ना तो सबसे जो मतलब सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला जो है ये K2 को ही कंसीडर किया जा रहा है, अगर ऑप्शन में रह रहा है तब। अगर ऑप्शन में नहीं रह रहा है तब कंचनजंगा होगा। लेकिन अगर टोटल के टोटल फुल्ली भारत में पूछे कि कौन सा ऐसा माउंटेन है जो कि सबसे हाईएस्ट है और पूरे के पूरे भारत में ही है, तो इंटायरली जो भारत में है वो कौन सा है, तो ये नंदा है, ठीक है, नंदा देवी है। और ये कहाँ पे नंदा देवी, तो उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड में। और इसका हाइट कितना है, तो इसका हाइट है आपका 7816 मीटर। आप हाइट इसका भी देख लीजिए, कई बार इसका हाइट पूछा है, किसका, तो मतलब इसका K2 का हाइट पूछा है। कंचनजंगा का हाइट आप यहाँ पे देख लीजिए कितना है, तो 8586 मीटर है। तो इसका आपको हाइट भी याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन केमिस्ट्री का है और इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारा मैं फार्मूला लिख दिया हूँ 4-5, जो हमेशा एग्जाम में रिपीट होता है। रेलवे के एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, तो मतलब आपके एग्जाम में भी रिपीट हो सकता है। देखिए चूने के पानी का सूत्र क्या है, यानी कि फार्मूला ऑफ लाइम वाटर। तो लाइम वाटर का जो फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो ये आपको याद रखना। देखिए बिना बुझा हुआ चूना यानी कि क्यूक लाइम, इसका मतलब रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब लिखते हैं कैसे, तो CaO, ये हो गया क्या, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया आपका, ठीक है। और ये देखिए यही आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह ऊपर में आपका पूछा गया था, ये हो गया। देखिए अगर साधारण नमक आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। चलिए थोड़ा और 2-4 देख लीजिए आप, आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, तो NaH और CO3 होता है, NaHCO3 होता है। ये क्या हो गया, तो बेकिंग सोडा। इसी को बोलते क्या, तो सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है। इसका रासायनिक सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे देखिए धोने वाला सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। तो Na2CO3 और 10H2। देखिए इसमें पानी बहुत है, यहाँ पहले ये धोने वाला, जब धोने वाला आ रहा है सामान, मतलब आप क्या कोई भी कपड़ा धोते हैं, कुछ भी धोते हैं, पानी से ही धोते हैं ना, तो यहाँ पे पानी ज़्यादा आएगा। देखिए 10H2 लगा है, समझ गए बात। देखिए कास्टिक सोडा की बात करें तो NaOH होता है इसका फार्मूला, ठीक है। और कास्टिक पोटास का बात करें तो KOOH होता है। इस सब को थोड़ा सा आप एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। यहाँ पे देखिए इन तीनों चीज़ों में ना हमेशा कोई ना कोई पूछा जाता है, तीनों का फार्मूला सेम होता है कि मतलब कैल्शियम, मतलब देखिए इसका जो जैसे कि चौक का पूछ ले, चूना पत्थर का पूछ लिया, संगमरमर का, तो कैल्शियम मतलब कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इस तीनों का सेम फार्मूला होता है, तो आपको याद रखना। देखिए यहाँ जिप्सम का फार्मूला दिया गया है, क्या है जिप्सम का, तो CaSO4। देखिए एक चीज़ मैं और आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि CaSO4 और 2H2O ये हो गया आपका जिप्सम। और इसी से बनता है क्या, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। जब इसको हम गर्म करते हैं ना, हीट प्रोवाइड करते हैं लगभग 110 से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस से लेकर के और 120 डिग्री सेल्सियस के बीच अगर इसको हम हीट देते हैं तो ये क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। उसका फार्मूला क्या होता है, तो CaSO4 और हाफ H2O होता है। यहाँ मैं नीचे लिख देता हूँ, देखिए हाफ H2O होता है। देखिए अब यहाँ पे ये पीछे वाला सेम रहा ये चीज़, और यहाँ पे पानी उड़ गया। देखिए यहाँ पे पहले क्या 2 था पानी यूनिट, अब यहाँ हाफ बच गया। तो आपको ऐसे याद रखना है, जो जिप्सम का फार्मूला है ना, हम इसको गर्म किए तो पानी उड़ गया। 2 लीटर था पहले, तो अब 1.5 लीटर उड़ गया, आधा लीटर बच गया। तो आपको ऐसे याद रखने में थोड़ा सुविधा होगा, समझिए बात। तो केमिस्ट्री का ऐसा फार्मूला था, आपको इसको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो इसको शामिल कब किया गया था, तो ये देखिए यहाँ पे है, कब किया गया था, तो 1989 में किया गया था, ठीक है। और ये कहाँ पे है, ये सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया कि कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, आगे जीएसटी के बारे में आपको दिया हुआ है कि जीएसटी कौन सा टैक्स है, और एक पूछा गया क्वेश्चन है। ये सब हम आपको इकोनॉमी में कितने अच्छे से डिस्कस करके बताएं, पूरा डीप में बताएं हम आपको। देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। और ये कैसा टैक्स है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। सिर्फ इतना बात पूछा गया है कई एग्जाम में कि कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। मतलब ये वस्तु के ऊपर लगता है, जो आप मान लीजिए कि दुकान से कोई सामान खरीदते तो आप दुकानदार को पैसा देते हैं, और उसमें जो है मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है इंक्लूड होता है जीएसटी। तो दुकानदार फिर किसको, मैन्युफैक्चरर को देता है, जहाँ से मतलब खरीदता है होलसेलर से, और वो जहाँ पे जैसे जहाँ से वो सर्विस प्रोवाइड हो रहा है
मतलब मैन्युफैक्चरर की तरफ से, तो वहाँ से उन टैक्सों को पे किया जाता है, समझ रहे हैं। लेकिन आप जो देते हैं दुकानदार को देते हैं, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते। तो ये कैसे जा रहा है सरकार के पास, तो इनडायरेक्ट रूप में जा रहा है, घूम फिर करके जा रहा है। जैसे कि आप अभी जिस पेन से लिख रहे हैं ना, तो उसके ऊपर टैक्स लगा होगा, तो टैक्स आप दुकानदार को भरे हैं, किसको, सरकार को थोड़ी भरे हैं, लेकिन दुकानदार के थ्रू उसके माध्यम से कहाँ जाएगा, सरकार तक जाएगा। तो ये कैसा जा रहा है, घूम फिर के जा रहा है। तो ये सब कैसा टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है। तो उसी टैक्स को क्या बोला जाता है, जीएसटी बोला जाता है, समझ गए। ये भारत में कब से लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, ठीक है। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था, तो फ्रांस में, और कब, तो 1954 में लागू हुआ था, ठीक है, फ्रांस में सबसे पहले, समझ गए बात। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना कि 101वां संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया, और 122वां यानी कि विधेयक, दोनों में अंतर पता चलता है ना। संविधान देखिए, संविधान संशोधन मतलब एक्ट होती, इसको इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं, और विधेयक मतलब इसको बिल बोलते हैं, बिल, समझ गया बात। तो देखिए एक्ट तब बनता है कोई भी चीज़ ना, जब ये मतलब राज्यसभा और मतलब लोकसभा से पास हो जाने के बाद इसको क्या, जब प्रेसिडेंट के साइन हो जाता है ना बिल के ऊपर, तब ये एक्ट बन जाता है। तो ये कौन सा एक्ट था, तो 101वां एक्ट था। और जो ये विधेयक कौन सा था, यानी कि बिल, तो 122वां था। इन चीज़ों को आपको याद रखना है अच्छे से, समझ गया बात। मैं जो भी चीज़ बोलता हूँ ना, उन सबको आप अच्छे से केयर कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा, समझ गया बात। अगर आप इस सीरीज को नहीं देख रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि 10 से 15 मिनट में आपको इतना अच्छा कलेक्शन कहीं नहीं मिलेगा, समझ रहे। या तो कोई लूसेंट उठा के डाल देगा या कोई कुछ डाल देगा, क्योंकि इतना मेहनत कोई करना नहीं चाहता। आप इसमें 20-25 क्वेश्चन देख रहे हैं ना, लेकिन इसको कलेक्ट करने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। मैं अगर लूसेंट से दूंगा ना आपको, तो ये क्वेश्चन 20 मिनट में, एक आधे घंटा में कलेक्ट हो जाएगा। लेकिन इन क्वेश्चन को खोजना, कलेक्ट करना, सभी को आंसर मैच कराना, सभी को मतलब बार बार चेक करना, इस समय बहुत टाइम लगता है। तो ये क्वेश्चन का एक बेस्ट कलेक्शन है जो आपके बेनिफिट के लिए मैं लेकर के आया हूँ। तो आप देखिए, और आपको हम इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप भी हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, सपोर्ट करने का मतलब क्या, आपको कुछ नहीं करना, एक लाइक कर दीजिए, और अब अधिक से अधिक एक शेयर और एक कमेंट कर दीजिए। कितना देर आपको लगेगा, 1 मिनट लगेगा, समझ रहे हैं ना बात। देखिए यही से तो हमें भी अच्छा लगता है ना कि आपको ये चीज़ें चाहिए, तो हम भी आपको लिए अच्छे इतना कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, समझ के बाद। देखिए हम जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे ना, एकदम बिल्कुल ऑथेंटिक कंटेंट होगा, आपको इसमें कोई डाउट नहीं करना है, ठीक है। और कोई भी फालतू का कंटेंट नहीं लिखेंगे हम आपके लिए इस नोट में, जो भी लिखेंगे एकदम गुड कंटेंट लिखेंगे। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर है कि पित्त रस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है, ठीक है, मतलब कहाँ से निकलता है, सीक्रेट कहाँ से होता है। तो देखिए ये निकलता है जो पित्त रस लीवर से, और स्टोर कहाँ पे होता है, तो गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखना है, समझ गया बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए फूट लूज इंडस्ट्री के बारे में बात किए। तो ये फूट लूज इंडस्ट्री क्या होता है, मतलब एक ऐसा इंडस्ट्री जिसमें क्या हो, रॉ मटेरियल का बहुत ज़्यादा आवश्यकता ना हो, समझ गया बात। रॉ मटेरियल की आवश्यकता, जैसे कि मान लिए कि कहीं डायमंड का फैक्ट्री है, तो डायमंड लाने के लिए क्या कोई ट्रक का जरूरत है, कोई ट्रेन का जरूरत है, नहीं। तो झोला में आ जाएगा इतना कि जितना ठेकेदार के पास पैसा भी नहीं होगा, समझ गए ना बात। देखिए कंप्यूटर चिप, जैसे कि छोटे ऐसे सामान जिसका मतलब रॉ मटेरियल लाने के लिए बहुत बड़ा पंगा ना हो, समझ गए ना, वो सब किस में आता है, तो फूट लूज इंडस्ट्री में आता है। जैसे कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, आप उसको पैसा पे कीजिए, आपको ऑनलाइन भेज देगा। तो कहने का मतलब ये क्या है, ये फूट लूज इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है, समझ गए, मतलब छोटा सामान जो होता है, समझ गए बात। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पे, तो अजमेर राजस्थान में, समझ गए मैं। और इसका फुल फॉर्म पूछा है कंप्यूटर का। देखिए कंप्यूटर का एक फुल फॉर्म का बहुत बेस्ट वीडियो हम बनाकर यूट्यूब पे डाले हैं, अगर आपको देखना है तो जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए प्रस्तावना में, यानी कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श मतलब किस देश से लिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मतलब ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया, ठीक है। यानी कि फ्रेंच जो रेवोल्यूशन हुआ था ना, उसका स्लोगन था क्या, तो लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीनों उसका स्लोगन था। तो यहीं से हमारे भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें फ्रांस से ही लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके लिए 16 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक यानी कि वायसराय लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और कब ये मतलब इन चीज़ों को लागू कब किए थे, तो मतलब 1882 में लागू किए गए थे, समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए। आगे आपके लिए 17 नंबर क्वेश्चन है, स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप
मंत्रालय द्वारा जारी कौशल विकास योजना का आपको नाम बताने थे। कौशल विकास योजना कौन सा है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है। इसको लॉन्च कब किया गया था? तो जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था। समझ गया बातों को। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये करंट अफेयर के दृष्टि से भी और क्या बोलते हैं स्टैटिक, अब तो स्टैटिक हो गया, पहले करंट अफेयर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था, लेकिन ये पूछा गया है रेलवे की परीक्षा में। देखिए क्या कि संसद आदर्श ग्राम योजना किस नेता से प्रेरित है? तो देखिए संसद आदर्श ग्राम योजना जो है ये प्रेरित है लोक नायक जयप्रकाश नारायण से। देखिए ये शुभारंभ कब हुआ था? तो ये 11 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये शुरू किया गया था, ठीक है, क्योंकि इस दिन इनका जन्मदिन था। लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी के जयंती पे चीज़ों को शुरू किया गया था। समझ गया बात को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका है 19 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा गया है किसका मतलब देखिए अगर मतलब ATL का फुल फॉर्म अगर हम कंप्यूटर साइंस के फील्ड में देखते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है मतलब एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी होता है। तो अगर आपको दोनों नहीं देगा, कोई एक ही देगा, लेकिन इसका दोनों होता है, इसलिए हम आपको दोनों बता रहे हैं। तो कंप्यूटर साइंस के फील्ड में होता है एक्टिव टेम्पलेट लाइब्रेरी होता है, लेकिन भारत सरकार का एक योजना है शिक्षा से रिलेटेड, उसमें इसका फुल फॉर्म होता है अटल टिंकरिंग लैब होता है, ठीक है। तो कोई आपको एक ही देगा, लेकिन मैं दोनों इसलिए दे दिया हूँ कि ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। समझ गया बात। चलिए ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेशन क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से छोड़ा गया, ठीक है। तो इसको GSLV Mark 3 M1 से छोड़ा गया था, और इसमें जो लैंडर था उसका नाम था विक्रम, ठीक है, और जो रोवर था उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था प्रज्ञान। और ये कब छोड़ा गया था? तो 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो इतना यहाँ से ही तीनों चीज़ आपको याद रखना है। यही तीनों इंपॉर्टेंट था, बात तो इसमें बहुत है, लेकिन ये तीनों खास इंपॉर्टेंट है जहाँ से मैक्सिमम बार क्वेश्चन आता है। चलिए आगे देखिए। आगे आपको कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस रेसलर को दिया गया था? देखिए आपको 2020 से याद रखना है, आप 2019 नहीं याद रखना है। तो विनेश फोगाट को दिया गया। कितने लोगों को दिया गया 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार? तो 5 लोगों को दिया गया, लेकिन आपको पाँचों का नाम याद रखना है क्योंकि कोई भी पूछा जा सकता है। देखिए मैं पाँचों का नाम आपके लिए लिखा हूँ। देखिए रोहित शर्मा को किस फील्ड में थे? क्रिकेट के फील्ड में। इसका फील्ड भी याद रखना है, आपको तो याद ही होगा रोहित शर्मा जी क्रिकेट के फील्ड में, ठीक है। और मरियप्पन थंगावेलु, देखिए इसका आपको खेल याद रखना है क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसका खेल आप बार बार भूलते होइएगा। तो ये किससे है? तो पैरा ओलंपिक हाई जंपर है, ठीक है। उसके बाद देखिए मनिका बत्रा तो टेबल टेनिस, ठीक है, और विनेश फोगाट अभी हम आपको बताएं रेसलिंग से, ठीक है। आगे देखिए एक और है कि रानी रामपाल, किससे? तो हॉकी से संबंधित है, ठीक है। तो ये पांचों को आपको नाम भी याद रखना है, इसका पैसन भी इनका याद रखना है। समझ गए बात को। चलिए देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कि भारत की प्रथम सुपर फास्ट ट्रेन कौन सी है? देखिए हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेल में ये क्वेश्चन हम आपको कवर कराए हुए हैं। तो देखिए यानी कि जो फर्स्ट जो प्रथम सुपरफास्ट ट्रेन है वो कौन सा है? तो डेक्कन क्वीन है। ये पहली बार कहाँ से कहाँ चला था? तो मुंबई से पुणे के बीच में। और कब? तो 1930 में चला था। इन बातों को भी आपको ध्यान रखना है, भूलना एक बात भी नहीं है, ठीक है। देखिए इंडिया का अभी जो सबसे सुपरफास्ट ट्रेन है कौन है? तो वंदे भारत बोलिए या ट्रेन 18 बोलिए, दोनों बात सेम ही है। कहाँ से कहाँ के बीच चलता है? तो दिल्ली से लेकर के और वाराणसी के बीच में चलता है। इन बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सर्वग्रही यानी कि रक्त समूह कौन है जो सबसे ले सकता है? तो AB+ जो है ये सबसे ले सकता है, समझ गए। और O- जो है ना ये सबको दे सकता है, ये यूनिवर्सल डोनर है और ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है AB+। और O- क्या है? तो यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको दे सकता है। समझ गए बात को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 24 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन जो है ना UN, उसका अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो एंटोनियो गुटेरस है। पता ना कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, समझ गया बात को। और ये कब से है? तो मतलब 1 जनवरी 2017 से अभी तक ये बने हुए हैं। आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन है? तो देखिए भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर है वो परम 8000 है। परम 8000 है। अगर आपको वर्ल्ड का पूछ ले विश्व का प्रथम, तो क्या बताइएगा आप? और जो मतलब CDC और 6600 ये डिजाइन किसके द्वारा किया गया? ये भी क्वेश्चन पूछा गया। तो सैमुअल क्रे के द्वारा ये डिजाइन किया गया था। और कब? तो 1964 में डिजाइन किया गया था। समझ गया बातों को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपके लिए 26 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए इस क्वेश्चन को। कह रहा है संविधान दिवस कब मनाया था? तो संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो 2015 में मनाया गया था। और जो मतलब भीमराव अंबेडकर मतलब बाबा साहेब के जयंती पे मनाया गया था। कौन से जयंती? तो 125वें जयंती पे मनाया गया था पहली बार, ठीक है। आगे भी थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखिए आगे जो आपके लिए कि संविधान जो बनकर तैयार हुआ था, कब तैयार हो गया था? मतलब अंगीकृत हो गया था तो मतलब 1949 में, 26 नवंबर 1949 को। और इसको लागू कब किया गया? लागू पूरे देश में कब किया गया? तो 26 जनवरी
1950 को। कब? तो 1950 को पूरे देश में इसको लागू किया गया, ठीक है। मतलब यह यहाँ अंगीकृत हो गया था, मतलब कुछ जगहों पे लागू था लेकिन पूरे देश में लागू नहीं था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू हो गया। समझ गए बातों को। चलिए आगे देखिए, आगे जो क्वेश्चन है ये कई मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोग इसमें कन्फ्यूज रहते हैं। देखिए कौन सा ब्राउजर नहीं है, तो देखिए यहाँ पे क्रोम, मोजिला और ओपेरा क्या है, ब्राउजर है, जबकि गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, ये ब्राउजर नहीं है। समझ गए ना बातों को। तो इतना बातों को आपको याद रखना है दोस्तों। ये था आपके लिए आज के लिए सीरीज, ये तीसरा सीरीज है और मैं बता रहा हूँ आप एक भी सीरीज का एक भी वीडियो मिस नहीं कीजिए। क्यों मैं बता रहा हूँ? क्योंकि मैं जो कंटेंट एक बार उठा लेता हूँ उसको दोबारा नहीं लाता हूँ, रिपीट नहीं करता हूँ। हालांकि एग्जाम में वो कई बार रिपीट हुआ है, लेकिन मैं जो आपको एक दिन दे देता हूँ क्वेश्चन, वो दोबारा दिन नहीं देता हूँ। तो क्या पता आपका क्वेश्चन कहाँ से आ जाए। आपको ये भी बात पता है कि TCS के द्वारा जो भी एग्जाम लिया जाता है वो सब क्वेश्चन, इस एग्जाम का क्वेश्चन उसमें रिपीट होता है, उसका क्वेश्चन की कोई और में रिपीट होता है। तो ये जो सब मैं जो रेलवे में पूछा गया 2020-21 का, वो मैं आपके सामने सब प्रस्तुत कर दूंगा अच्छे से। लेकिन आपको क्या करना है कि अच्छे से देखना है, तभी ना आप सीख पाएंगे। जब आप कड़ी मेहनत करेंगे, मान लीजिए कि रात के आप सोने जाते हैं तो क्या करते हैं, 10 से 15 मिनट आप कॉमेडी देख लेते हैं, कुछ और देख लेते हैं, ठीक है। तो उसके जगह पे आप क्या कीजिए, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आप इन सीरीज को देखिए। देखिए आपके लाइफ में अभी दो चीज़ें बड़ी तगड़ा डिसीजन है, या तो आप वेब सीरीज देख लीजिए या तो टेस्ट सीरीज देख लीजिए, दोनों में से कोई एक देखिए। टेस्ट सीरीज अगर आप एक साल देख लीजिए ना तो आपके आगे पूरा लाइफ पड़ा हुआ है वेब सीरीज देखने के लिए। लेकिन अगर अभी आप वेब सीरीज देख लीजिए ना तो आपको पूरा लाइफ आगे पता है क्या करना पड़ेगा, वही आपको जो आपको पता ही है क्या करना पड़ेगा। अगर सिलेक्शन नहीं होता है एक पढ़े लिखे इंसान का ना, तो उसका समझिए कि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो अभी आप टेस्ट सीरीज पर फोकस कीजिए। समझ गया ना बात। आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद मेरे दोस्तों।